रहमान रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। वफाकी हुकूमत तश्कील पा चुकी, वफाकी हुकूमत अपनी पॉलिसियां भी दे रही है, मईशत के हवाले से भी बड़ी पॉलिसियां दे रही है। PIA समेत दिगर ऐसे खसारे वाले इदारों की निजकारी के हवाले से भी बड़ा ज़ोर शोर से काम जारी है। इसके साथ साथ जो हुकूमतें भी तश्कील पा चुकी हैं, सूबाई हुकूमतें भी बन चुकी हैं। अब चेयरमैन सेनेट का और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी आने वाला है। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो थी, जो कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हमायत याफ्ता जो कामयाब हुए थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल हुए थे, वो और तहरीक इंसाफ दिगर जमातों को साथ मिलाकर एक ग्रैंड अलायंस तश्कील देने जा रही है और ईद उल फितर के बाद एक भरपूर एहतजाजी मुहिम शुरू करने वाली है। क्या तहरीक इंसाफ की ये एहतजाजी मुहिम कामयाबी की तरफ जाएगी? क्या वो हुकूमत को गिरा पाएगी? इस बारे में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और अब बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और दिगर कुछ ऐसी अपोजिशन की जमातें जिनके अरकान की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, बल्कि वो जमातें ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर या के अंदर ही मौजूद हैं, जबकि दिगर सियासी जमातों में JUI फे मौलाना फजल रहमान एक बड़ी पार्टी रखते हैं। दूसरी तरफ जमात इस्लामी पाकिस्तान है, वो भी एक बड़ी जमात है। अब दिगर छोटी छोटी जमातों को साथ मिलाकर तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ईद उल फितर के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का अंदिया दे चुकी है और इस बारे में ग्रैंड अलायंस तश्कील दिया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ क्या इस ग्रैंड अलायंस को बनाने में कामयाब हो जाएगी? क्या मौलाना फजल रहमान वाकई तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होंगे इस एहतजाज में? क्या जमात इस्लामी भी इस इत्तेहाद में शामिल होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो बानी तहरीक इंसाफ के रवैये थे मौलाना फजल रहमान के साथ, उनकी जमात के साथ, वो इंतहाई तल्ख थे। वो किसी सूरत मौलाना फजल रहमान से बात नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो मौलाना फजल रहमान की नकलें उतारा करते थे। इसके साथ साथ उनका रवैया इंतहाई सख्त था मौलाना फजल रहमान के मतलब। और दूसरी तरफ जमात इस्लामी का माजी में तहरीक इंसाफ के साथ KPK के अंदर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की जो पहली हुकूमत बनी थी उसमें वो शामिल थी, बल्कि अमीर जमात इस्लामी जो अब साबका हो गए सराज अल हक, वो KPK हुकूमत के वजीर ख़जाना भी रह चुके हैं और दिगर अहम वजारतें भी उनके पास थी। उनका ये तजर्बा को अच्छा साबित नहीं हुआ था, बल्कि जमात इस्लामी ने उस हुकूमत का साथ छोड़ दिया था तहरीक इंसाफ के, और फिर जमात इस्लामी सोलो फ्लाइट पर चलेगी और KPK के अंदर भी वो तनतहा इलेक्शन में हिस्सा लेती रही। और इसके बाद जो अब सूरत हाल है, इसमें अब जमात इस्लामी के अमीर तब्दील हो चुके हैं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान बन चुके हैं। सराज अल हक की एक अपनी सोच थी, हाफिज नईमुर रहमान की एक अपनी सोच है। अब वो चलेंगे, पता चलेगा कि वो जमात इस्लामी को कैसे आगे लेकर बढ़ते हैं, एहतजाज में कैसे शामिल होते हैं। बहरहाल कराची के अंदर उन्होंने जिस तरह की दबंग सियासत की, उसके नतायज सामने आए और वो कराची का बलदियाती इलेक्शन जीते। वो कराची के मेयर भी ना बन सके, बल्कि जमात इस्लामी कराची में बलदियाती इलेक्शन में रनर अप जमात के तौर पर सामने आई। अब जो मौलाना फजल रहमान है वो क्या तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होंगे एहतजाज में? अब ये दो बड़ी जमातें हैं। तहरीक इंसाफ के बाद मौलाना फजल रहमान की JUI फे और जमात इस्लामी पाकिस्तान जो बड़ी जमातें हैं, जो एहतजाज की सियासत का हम समझते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तजर्बा रखती हैं। जमात इस्लामी की एहतजाज की सियासत एक तारीखी हैसियत रखती है, जबकि JUI फे के मौलाना फजल रहमान ने चंद सालों के अंदर जो एहतजाजी रंग दिया है JUI फे में, वो भी एक अपनी मिसाल आप है। अब ये दोनों बड़ी सियासी जमातें क्या माजी के जो मामलात थे उनको भुलाकर तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होती हैं या नहीं होती?
یہ تو آنے والے دنوں میں فیصلہ ہوگا. ہم نہیں سمجھتے کہ کہیں کسی سٹیج پر شاید یہ الگ الگ تو احتجاج کریں, الگ الگ تحریک چلائیں, یا شاید تحریک انصاف کے گرینڈ الائنس کا حصہ نہ بنے. اب تحریک انصاف کے ساتھ جو دیگر سیاسی جماعتیں, جو چھوٹی جماعتیں ہیں, جن میں محمود خان اچکزئی کی جماعت ہے, اختر مینگل کی جماعت ہے, وہ ایک محدود پیمانے پر بلوچستان میں اپنا ایک اختیار رکھتی ہیں, کیا وہ اس پائے سے تحریک انصاف کا ساتھ دے پائیں گی یا نہیں دے پائیں گی؟ کیونکہ ماضی جو ہے, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا جماعت اسلامی کے ساتھ, جے یو آئی فے کے ساتھ, اسی طرح محمود خان اچکزئی کے ساتھ بھی ماضی کچھ اچھا نہیں رہا تحریک انصاف کا. اسی طرح اختر مینگل کے ساتھ بھی کوئی اچھا وقت نہیں گزرا. جو وعدے کیے گئے تھے 2018 کی حکومت میں اختر مینگل کے ساتھ, وہ تحریک انصاف نے پورے نہیں کیے تھے. بہرحال یہ تو احتجاجی سیاست کے حوالے ہے. اب تحریک انصاف کیا تن تنہا اس پوزیشن میں موجود ہے؟ تحریک انصاف جو ماضی میں کہتی تھی کہ وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملائے گی, کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ملے گی, اتنی مخالف سیاسی پارٹیاں اور وہ تنہا ان سب کا مقابلہ کر رہی ہے, تو کیا اب تحریک انصاف اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ سہارے ڈھونڈ کر احتجاج کی طرف آئے, احتجاجی تحریک چلائے؟ اب تحریک انصاف کا عید الفطر کے بعد امتحان ہوگا, جو اس نے اعلان کیا ہے کہ عید الفطر کے بعد احتجاج ہوگا. اب اگر یہ گرینڈ الائنس میں جے یو آئی فے, جماعت اسلامی وغیرہ شامل نہ ہوئی, تو کیا تحریک انصاف میں اتنی قوت ہے کہ وہ حکومت کے خلاف اس انداز میں احتجاج کر سکے جو جماعت اسلامی یا مولانا فضل الرحمان کی جماعت کر سکتی ہے؟ چونکہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے کھاتے میں ہیں. تحریک انصاف کے بڑے سارے رہنما 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے مقدمات میں ملوث ہیں اور ان کی فوٹیجز بھی موجود ہیں. بہرحال تحریک انصاف کا بہت بڑا امتحان ہے. اگر تحریک انصاف کا یہ امتحان جو شروع ہونے والا ہے, اگر تحریک انصاف اس میں کمزور ثابت ہوئی, تو پھر وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ دیگر حکومتوں کو بھی تقویت ملے گی. اور یہ 6 ماہ جو ہیں یہ حکومتوں کے لیے جو موجود ہیں, وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت, یہ بہت اہم ہے. اب تحریک انصاف کس انداز میں احتجاجی تحریک کا چلا کر جو حکومت کے خلاف جائے گی؟ بہرحال ہم سمجھ رہے ہیں کہ حکومت اگر گرے گی, حکومت اگر جائے گی, تو وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اگر کسی وقت اتحاد ختم ہوا تو اس تناظر میں حکومت کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. ادروائز اگر تحریک انصاف گرینڈ الائنس بنانے میں کامیاب نہ ہوئی, مؤثر تحریک چلانے میں کامیاب نہ ہوئی, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ تحریک کامیاب نہ ہو سکے. سلام پاکستان, سلام اوورسیز, اللہ حافظ.